तो आज मैं कथा नटी आप लोगों की सुनाने जा रही हूँ ऋषिकेश सुलभ की एक कहानी। नाम है डायन। डायन यह कहानी वसंत के हत्यारे नाम का जो संकलन है उसमें है। सबसे पहली बात तो ये कि नाम को लेकर के जाति का ध्यान ना करें, ठीक? क्योंकि इस तरह से तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता था। अगर सिर्फ इसी तरह से हम लिखें, ये किसी भी चीज़ की कोई प्रतिनिधित्व करती उस तरह की रचना नहीं है। अगर ये प्रतिनिधित्व किसी चीज़ की करती है रचना, तो मनुष्य के निरंतर उसके लालच के, धन लिप्सा के और उसके भोग, उसको अपार भोग मिले, उसमें कोई बाधा ना हो। इसको जरा सुनते समय ध्यान रखिएगा कि ये बात मैं क्यों कह रही हूँ। उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसकी कहानी है। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी हो जाए। पार्टी माने दो गुट बन जाए। गुट कहाँ बनेंगे ये तो कहानी सुनते हुए ही आपको पता चलेगा। लेकिन डिस्क्लेमर कि ये किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, किसी जाति के बारे में नहीं है, ये उन सभी मनुष्यों के बारे में है जो दिनों दिन छोटे छोटे लाभों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हर चीज़ भूल जाते हैं, नाते रिश्ते सब भूल जाते हैं। तो ये कहानी उन लोगों की कहानी है, इन दिनों के मनुष्य की कहानी है, जो भारत में भी हो सकते हैं और विश्व में कहीं भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं था कि ऐसे लोग पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन इन दिनों इनकी जरा नस्ल जो है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो चलिए सुनते हैं डायन। वह आधी रात के बाद अचानक प्रकट हुई थी। उसके आने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। जेठूमंडल अर्जियां लिखने में व्यस्त था। उसे आज रात कलेक्टर और जिला परिषद के चेयरमैन के नाम अर्जियां तैयार करनी थी। बात बनते बनते बिगड़ चुकी थी। कलेक्टर के पीए के समधी के मार्फत उसने नए सिरे से कोशिश शुरू की थी। उस पीए ने एक नया रास्ता सुझाया था और मदद का भरोसा दिया था। जिला परिषद के चेयरमैन तक पहुंचने में उसके छक्के छूट गए थे। उसके दूर के एक रिश्तेदार का बेटा चेयरमैन का खास शूटर था। उसने चेयरमैन तक पहुंचाने का वायदा किया था। जेठूमंडल को अब कमिश्नर की चिंता नहीं थी। जब कलेक्टर और जिला परिषद के चेयरमैन की अनुशंसा हो जाएगी, तब कमिश्नर कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। उसे झक मारकर दस्तखत करना ही होगा। वह इस बार हर कीमत पर मामले को अपने हक में मोड़कर लक्ष्य हासिल करना चाह रहा था। अब वह नए सिरे से अर्जियां दाखिल करने की तैयारी में जुटा था। उसके गुरु ने उसे पहली सीख यही दी थी कि सरकारी दफ्तरों कचहरियों में सफलता सिर्फ बुद्धि से नहीं मिलती, इसके लिए धीरज भी चाहिए। अर्जियां डालते जाओ ताकि सनद रहे। ऐसी ही सीखों ने उसे हुनरमंद बनाया था। इन दिनों वह मुआवजा वसूली के एक सूत्री अभियान में लगा हुआ था। मुआवजा वसूली के एक सूत्री अभियान। इस अभियान की पहली फसल वह काट चुका था। दूसरी फसल काटने में लगातार अड़चनें आ रही थी। दिसंबर के मध्य के दिन थे। ठंड रीढ़ तक में घुसकर पसरी रहती थी। सितंबर के आखिरी हफ्ते में आई बाढ़ का पानी उतरकर जब नदी के पेट की ओर सरकने लगा था, पर धरती अब भी गीली थी, दलदल और पांक से पटी हुई। कहीं कहीं तो नदी की छाड़न धाराएं नदी की तरह ही जीवित थी। इस छोटे से शहर को कोशी ने अपनी कई अस्थायी धाराओं के जाल में फंसा रखा था। बाढ़ अमूमन हर साल आती और निचले इलाकों में डेरा जमाती और फिर विदा हो जाती। और इस साल बाप रे बाप, वह तो प्रलय लेकर आई थी। इस प्रलय के
दंत चिन्ह इतने गहरे थे कि इस छोटे से शहर के अधिकांश लोगों का चेहरा ही बदल गया था। क्या सिर्फ चेहरा या कुछ और भी? पढ़ते चलिए। और फिर ठंड ऐसी कि सांझ घिरते ही पूरा शहर दड़बे में जा छिपता, सड़कें वीरान हो जाती, कुत्ते बाढ़ में बह गए थे, पर कुछ कुत्तों ने भागकर अपनी जान बचा ली थी और अब वे इक्का दुक्का लौट रहे थे, पर वे सदमे में थे और भौंकना भूल चुके थे। उनके नहीं भौंकने से सन्नाटे के टूटने की गुंजाइश खत्म हो गई थी। रात का सन्नाटा कुत्तों के भौंके बिना सन्नाटे से अलग लगता, सन्नाटे से ज्यादा भयावह। ऐसी भयावह रात में भटकती हुई जाने कैसे पहुंच गई थी वह? पहुंच ही गई। जेठू मंडल चकित था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। पहले तो वह मुंह बाए उसे देखता रहा, फिर उसने दरवाजे के पल्लों को पूरी तरह खोल दिया ताकि वह भीतर आ सके। बिना कुछ बोले वह अपनी टूटी मेज के सामने रखी बिना बांह वाली उस कुर्सी पर बैठ गया जिस पर बैठकर अर्जियां लिख रहा था। वह खड़ी थी, कांप रही थी। ठंड और थकान ने वेद वेद कर उसका बुरा हाल कर दिया था। वह पूरी तरह लस्त पस्त दिख रही थी। वहां पहुंच जाने का इत्मीनान अभी उसके चेहरे में नहीं था। घर के भीतर घुसने से पहले पल भर के लिए वह इत्मीनान कौंधा जरूर था, पर टिका नहीं। जेठू मंडल उसे जड़वत निहार रहा था और वह सामने खड़ी थी इस तरह से। जेठू मंडल का गांव इस शहर से सटा हुआ था। लगभग 2 वर्षों से वह रोजी रोटी के चक्कर में शहर में किराए की एक कोठरी लेकर अकेले रह रहा था। पत्नी, बेटियां और बाप महतारी सब गांव में ही रहते। उनका ब्याह बचपन में ही हो गया था। मैट्रिक पास करते करते वह 2 बेटियों का बाप बन चुका था। थोड़ी सी बस कहने भर को खेती थी। खेती से पेट भरता नहीं था। आषाढ़ बीतते बीतते खेतों में पानी भरने लगता और माघ बीतने तक रुका ही रहता। बारिश हो या ना हो, पानी जरूर आता। नेपाल से आने वाली नदियां पानी लाती और उड़ेल कर डायनों चुड़ैलों की तरह नाचती। खेत खाली होते तभी मजूरी का भी आसरा होता। जेठू का बाप मृदंग बजाता और देवी के गीत गाता। जेठू का बाप मृदंग बजाता और देवी के गीत गाता। उसकी महतारी पर देवी का वास होता और वह हाथों में खप्पर लिए बेसुध होकर नाचती। महीने में 1-2 बार तो ऐसा होता ही, और जब ऐसा होता दोनों सारा गांव घूम आते और उनकी झोली में कुछ दिनों तक पेट भरने का सरंजाम होता। इन हालात में जैसे तैसे मैट्रिक पास करने के बाद जेठू मंडल के लिए जीना दूभर हो चला था। एक दिन उसने गांव छोड़ दिया। जेठू मंडल शहर पहुंचा। यह कहने भर को शहर था। अंग्रेजों के जमाने में बस एक कस्बा था जो अपनी चाल से चल रहा था। दुख, निराशा, निंदा और ईर्ष्या यहाँ स्थायी भाव थे। दुख, निराशा, निंदा और ईर्ष्या। इस कस्बे पर कुछ वर्षों पहले सरकार मेहरबान हुई और इसे सब डिवीजन से जिला बना दिया। यहाँ आने के बाद जेठू मंडल को बहुत भटकना पड़ा। उसे तरह तरह के पापड़ बेलने पड़े। धक्के खाते खाते एक दिन वह यहाँ की जिला कचहरी के सबसे बड़े वकील के मुंशी का असिस्टेंट बन गया। वकील का बहुत नाम था। वह बहस करने में धुरंधर और दिमागी दांव पेच में मुदाल्लह के वकील की बोलती बंद करने में माहिर था। उसके मुंशी का रुतबा भी कम नहीं था। वह मुवक्किलों को फांसने और लूटने में वकील से ज्यादा माहिर माना जाता था। लोगों का मानना था कि उस वकील की वकालत को चमकाने में मुंशी का योगदान बहुत खास था। बड़ी मिन्नतों के बाद वह मुंशी जेठू मंडल को अपना असिस्टेंट बनाने पर राजी हुआ था। जेठू ने उससे कचहरी में मुंशीगिरी का हुनर सीखना शुरू किया। मुंशी उससे अपने साथ रखा।
फाइलें ढुलवाता, चाय पान मंगवाता। वह सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक का इंतजाम मुवक्किलों के टेंट से करता और जेठू को भी उसमें शामिल रखता। रात में लौटते हुए जेठू मंडल की जेब में भी कुछ न कुछ जरूर होता। मुंशी मुवक्किलों को ऐसे फांसता कि जेठू की जेब में उसे अपने हिस्से से कुछ डालना न पड़े। रात में अक्सर वह किसी मुवक्किल की नाक में नकेल डाल जेठू के साथ कचहरी के पीछे वाले होटल में जा पहुंचता। उस होटल के छोकरे अपने ग्राहकों के इशारे समझने में माहिर थे। उन्हें मालूम था कि मुवक्किलों के साथ आने वाले ग्राहकों की आवभगत कैसे की जाती है। मुंशी के लिए रम का अद्धा और कलिया आता। जेठू अपने हाथों अपने गुरु के लिए गिलास तैयार करता। वह खुद नहीं पीता था, पर रोटियों के साथ कलिया की बोटियां उड़ाता। मृत्यु के आसन्न खतरे को भांपकर जिबह होने वाले बकरे की तरह मिमियाते हुए मुवक्किल एक एक पल गुजारते। मुंशी और जेठू दोनों मुवक्किलों की मिलाहट के मजे लेते। जेठू रोज रात को मुंशी को उसके घर छोड़ने उसके घर जाता। अपने घर पहुंचते ही मुंशी बरामदे में बिछी चौकी पर पसर जाता और जेठू थोड़ी देर तक उसके पांव दबाकर वापस आता। वहां से चलने के पहले अक्सर उसकी आंखें दरवाजे के पल्लों की ओर खड़ी मुंशी की बीबी से टकरा जाती। मुंशी की बीबी बहुत सुंदर थी। गोरी चिट्टी लंबी चेहरे साँचे में ढली जवान औरत थी। मुंशी काला कलूटा नाटा बदसूरत बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा अधेड़ था। शुरू में उस औरत से आंखें मिलाते हुए झिझका, पर बाद में उसकी आंखें उस औरत को ढूंढने लगी। मुंशी की बीबी भी शुरुआती दिनों में झिझकी थी, पर बाद में वह जेठू को खूब निहारती और मुस्कुरा देती। फिर वह जेठू से बतियाने लगी। जेठू से बतियाते हुए मुंशी की बीबी की आंखों में चमक भरने लगी। यह चमक धीरे धीरे जेठू की जिंदगी में उतरने लगी। मुंशी की बीबी की आंखें कभी जेठू की रातों में नींद में घुसकर चमकती, तो कभी दिन दोपहरिया कचहरी में मुवक्किलों के पीछे भागते जेठू का पीछा करने लगती। मुंशी को कोई औलाद नहीं थी। पहली पत्नी इसी गम में घुट घुट कर मर गई थी। बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े मुंशी ने औलाद की लालसा में दूसरी शादी की थी। मुंशी की एक विधवा बहन भी थी। बूढ़े विधवा बहन और दूसरी बीबी के अलावा और कोई घर में नहीं था। इस बूढ़ी विधवा बहन को भी कोई आसरा नहीं था। वह अपनी भावज की मलामतें सहती, पूजा पाठ करती और 2 रोटियां खाके आंखें मूंदे पड़ी रहती। एक दिन मुंशी की बीबी ने जेठू मंडल से याचना की। सुनिए क्या कहा उसने, कि उसकी गोद हरी कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुंशी अपनी पहली बीबी की तरह हमको भी मार डालेगा, और अगर उसकी गोद भर गई तो वह जेठू की दुनिया बदल देगी। दारू से खोखली हो चुकी देह लिए मुंशी और कितने दिन जिएगा भला। उसके मरते ही वह जेठू को अपने साथ रख लेगी। वह जेठू की पत्नी को अपनी बहन की तरह मानेगी और उसकी बेटियों के ब्याह में भी मदद करेगी। मुंशी की बीबी के इस प्रस्ताव ने जेठू मंदिर की जिंदगी में एक नया रंग भर दिया। उसे अपने भाग्य के सितारे चमकते हुए दिखे। उसने सुना था कि गांव से शहर आकर बसने वाले लोग बड़ा बनने के लिए शहर में भी बीबी या रखैल रखते हैं। इस प्रस्ताव ने उसे बड़ा आदमी बनने के एहसास से भर दिया। जेठू मंडल की तरबियत अब कचहरी में कम ही लगती, पर वह मन महसूस कर अपने को काबू में करता और कचहरी के काम निपटाता। उसे यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि कचहरी एक ऐसी पाठशाला है जहां बिना समय गुजारे वह काम काज में कच्चा रह जाएगा। उसकी नज़र और तबीयत मुंशी के घर में उलझी हुई जरूर थी, पर वह सतर्क था। जेठू मंडल की लालसा में कचहरी में मुंशी की जगह और हैसियत भी शामिल थी कि मुंशी मरे तो उसकी जगह भरे जेठू मंडल, वही हैसियत पाए। अरे वो तो जवान है, उससे भी ज़्यादा हैसियत पालेगा। 10 पास है वो। एक दिन बाप की बीमारी की खबर पाकर जेठू मंडल अपने गांव पहुंचा।
बीमार बाप को साथ लिए शहर आया। उसकी महतारी अपने पति की सेवा टहल के लिए साथ आई। उसने बाप को शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उसकी महतारी देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में ही रहती। जेठू कचहरी जाने से पहले बाप को देखने अस्पताल जाता। वह रात को नहीं जाता था। समझते ही हैं आप लोग। उसे मुंशी के घर से लौटते हुए अक्सर देर हो जाती। उसकी महतारी गांव से चिवड़ा सत्तू साथ लेकर चली थी। जेठू पहुंचता तो कभी कभार होटल से कुछ खरीदकर उसे देता। यहाँ होटल वाले रोगियों के लिए खिचड़ी बनाकर बेचते। जेठू ने बाप के लिए होटल से खिचड़ी भिजवाने का इंतजाम कर दिया था। जेठू का बाप स्वस्थ होने के बदले धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच रहा था। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि उसके यहाँ ठीक होने की उम्मीद नहीं है। अब बताइए जेठू उसको कहाँ ले जाए? है यहाँ कितना काम है। इस बीच बारिश का मौसम आ चुका था। देहात के निचले इलाकों में कोशी का पानी भरने लगा था। उसके गांव के डूबने की खबर आई। यह कोई नई बात नहीं थी। ऐसा लगभग हर साल होता। गांव डूबते और लोग बाग ऊंची जगहों पर डेरा डालते और पानी उतरने तक जमे रहते। पर इस बार हालात पहले से ज्यादा खराब थे। शहर में पानी भरने लगा था। कोशी की छाड़न धाराएं उफन उफन कर नाच रही थी। गांव से भागकर आए कुछ लोगों ने जेठू को बताया कि इस बार कोशी तिरमिश काट रही है। तिरमिश माने यानी धरती को नीचे ही नीचे काट रही है। ऊपर पता नहीं चलता और गांव के गांव कुड़प धरती के अंदर समा जाते हैं। बाप रे बाप, कैसा भयावह। जेठू मंडल भागा, जैसे तैसे गांव पहुंचा। पत्नी और बेटियों को साथ लेकर शहर लौटा। गांव से शहर लौटते हुए ऐसा लगा कि अब परिवार नहीं बच पाएगा, पर भाग्य ने साथ दिया और शहर के मुहाने तक पहुंच गया। शहर में घुसने के लिए सिर्फ नाव का ही सहारा था। उसके शहर में घुसने से पहले उसका डेरा डूब चुका था। जेठू मंडल पत्नी और बेटियों के साथ मुंशी के घर पहुंचा। मुंशी का घर शहर के सबसे ऊंचे इलाके में था। मुंशी की बीवी ने उसके परिवार को खुशी खुशी अपने घर में शहर जगह दे दी। अब जेठू भी तो यहीं रहेगा ना अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आके। समझते हैं ना आप लोग। जेठू मंडल को तब अपने बाप महतारी की याद आई। वह अस्पताल की ओर भागा। अस्पताल में पानी घुसने लगा था। अस्पताल भी थोड़ी ऊंची जगह पर था और पूरी तरह डूबने से अब तक बचा हुआ था। पर अस्पताल के बाहर सब कुछ जलमग्न हो चुका था। धारा इतनी तेज थी कि तैरकर पार करना उसके बूते की बात नहीं थी। फिर भी तैरते हुए जेठू अस्पताल में घुसा। बाप की लाश बेड पर पड़ी थी। लोग भाग चुके थे। कुछ कुत्ते थे जो रोगियों के बेड पर बैठे थे और बाढ़ में घुसने वाले पानी को कातर आंखों से निहार रहे थे। हाँ, और पानी घुस गया तो हम क्या करेंगे? कुत्ते तैरना नहीं जानते। उसकी महतारी का कहीं अता पता नहीं था। जेठू के पास 3 काम थे। पहला, समझ ही रहे हैं आप, जान बचाकर बाहर निकलना और सुरक्षित स्थान पर पहुंचना। दूसरा काम था महतारी की खोज खबर लेना। और तीसरा काम था बाप का अंतिम संस्कार करना। अब आदमी क्या करे? 3 काम और तीनों जरूरी। जान बचाए कि माँ को खोजे कि बाप का अंतिम संस्कार करे। अरे बपुआ वहीं मुआ पड़ा है। जेठू ने सोचा और उसने सबसे पहले वाला काम किया, यानी कि जान बचा करके भागा। अब कहाँ से लकड़ी उकड़ी मिलेगा बताइए? अब आदमी तो मर गया है ना, और महतारी को कहाँ ढूंढे इस पानी में? जान की कीमत होती है भाई। जो जीवित थे ईश्वर को गुहारते हुए दिन गुजार रहे थे। रात होते ही दारू के बिना मुंशी के हाथ पैर में ऐंठन होने लगती। अब इतपाड़ पानी में दारू कहाँ मिले? ऐंठन होने लगती थी बेचारे के हाथ में, कोड़ में। वह पागलों की तरह चिल्लाता और हाफता। इस आफत की घड़ी में भी जेठू मुंशी की फिक्र करता और दारू ढूंढने निकलता। मुंशी की बीबी जेठू के परिवार से अपनापा गांठने में लगी थी।
वह जेठू की पत्नी के पीछे पीछे डोल रही थी। मुंशी की विधवा बहन और जेठू की बेटियों के बीच दादी पोती का नया रिश्ता अखुआने लगा था। जेठू की पत्नी सास ससुर को याद करके आंसू बहाने में व्यस्त थी। आह, कहाँ तो गईलन बाबू, कहाँ गई महतारी। आंसू बहाए जा रही थी बेचारी। तब कितना साल हो गया शादी को, सास ससुर ही तो रखे हुए थे ना प्यार से, तो आंसू तो बहाना क्या करे, मिल ही नहीं रहे। उसे फुर्सत नहीं थी कि वह अपने पति और मुंशी के बीबी के बीच पनपे रिश्ते की गंध सूंघ सके। वो तो आंसू बहा रही थी, नई जगह पड़ी हुई थी। पानी उतरा, लाशों से उठती बू शहर में छा गई थी। सरकार ने सबसे पहले मुआवजे की घोषणा की। जिनकी लाशें मिली उन मृतकों के लिए 1 लाख, और जिनकी लाशें नहीं मिली और जो लापता थे उनके जीवित नहीं होने और बाढ़ के पानी में बह जाने का प्रमाण सौंपने पर 50,000। जेठू मंडल ने पत्नी और बेटियों को गांव रवाना किया और बाप की लाश खोजने में व्यस्त हो गया। लाशें मिल तो रही थी पर उन्हें पहचानना मुश्किल था। कपड़ों या देह में लिपटी दूसरी चीजों से पहचान कायम हो रही थी, पर इसके लिए कुव्वत और हुनर की जरूरत थी। बाप की लाश खोजते हुए जेठू मंडल ने एक लाश पर कब्जा किया और कचहरी में मुंशीगिरी के अनुभव का लाभ उठाया। अस्पताल में भर्ती के समय उसके बाप के नाम की पुर्जी अभी उसकी जेब में थी। उसी पुर्जी ने उसकी मदद की और वह बाढ़ में मरने वालों की सूची में अपने बाप का नाम दर्ज करवाने में सफल हो गया। अब उसे अपनी महतारी की फिक्र हुई। लाश थी नहीं। अब तक मिली लाशों पर किसी न किसी का कब्जा हो गया था। अब किसको महतारी बताए कहिए तो। वह लापता लोगों की सूची में अपनी महतारी का नाम दर्ज करवाने की युगत में लग गया। धीरे धीरे हालात बदले। लोगों ने अपने घरों दुकानों को सहेजना शुरू किया। बाजार खुले, सरकारी दफ्तरों और कचहरी में लोगों की आवाजाही शुरू हुई। त्योहारों के मौसम आए। दशहरा में रावण जला और देवी की पूजा भी हुई। दीपावली में लोगों ने चिराग जलाए। छठ पर्व आया। कोशी के तट पर भारी भीड़ जुटी। लोगों ने डूबते और उदित होते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस बीच लापता लोगों की सूची कई बार बनी और निरस्त हो गई। हर बार कोई न कोई पिछड़ा पड़ जाता। मृतकों की सूची के आधार पर मुआवजे की रकम जिला कोषागार में पहुंची। अधिकारी और कर्मचारियों ने दांव पेच लगाया और बंदर बांट शुरू हुई। मृतकों पर 1 लाख देने की घोषणा हुई थी। पद और हुनर के हिसाब से लोगों ने अपना अपना हिस्सा पाया। पद और हुनर के हिसाब से लोगों ने अपना अपना हिस्सा पाया। जेठू मंडल को लाख में 40,000 मिल गए। जिस दिन जेठू को रुपए मिले, ठीक उसी दिन मुंशी की बीबी ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, सुनिए ना, हम उम्मीद से हैं। लापता लोगों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा था। इस सूची में अपनी महतारी का नाम दर्ज करवाने में असफल जेठू हार मानने वालों में नहीं था। वह सफलता पाने के लिए जी जान से नए रास्ते खोज रहा था। सरकार ने तय किया था कि कलेक्टर और जिला परिषद के चेयरमैन जिस नाम की अनुशंसा करेंगे, कमिश्नर उन्हीं नामों पर विचार करेंगे। बहुत भाग दौड़ के बाद जेठू को रास्ता मिला था। उसने कलेक्टर और जिला परिषद के चेयरमैन तक पहुंचने के लिए रास्ते ढूंढ लिए थे और नए मजमून के साथ अर्जियां लिखने में मशगूल था कि वही प्रकट हो गई। जेठू मंडल भौचक था। वह उससे कुछ भी पूछना नहीं चाहता था। यह भी नहीं कि वह बाढ़ की जलधारा में बहती हुई कहां गई, उसने कैसे अपनी जान बचाई, कहां रही और वापस कैसे आ गई। सितंबर के आखिरी हफ्ते से दिसंबर मध्य तक का समय कम नहीं। जेठू मंडल ने उसे कुछ नहीं पूछा, उसे कई कोणों से निहारता रहा। यह औरत उसे अपनी महतारी की तरह नहीं लग रही थी।
उसे लग रहा था जैसे बाढ़ में अकाल मृत्यु के शिकार किसी फरेबी औरत की आत्मा उसकी महतारी की देह धारण करके सामने बैठी। जेठू मंडल के कानों में प्रलय मचाती कोशी की आवाज भरने लगी। फिर मृदंग की अनुगुंज से भर उठी उसकी कोठरी। मृदंग पर नाचते हुए उसका बाप प्रकट हुआ। सामने बैठी उसकी महतारी की देह से एक छाया निकली और खप्पर लेकर के नाचने लगी। जेठू को लगा मानो डाइन को कोशी उसकी कोठरी में घुस आई और मुआवजे के रुपयों की गड्डियां, अरे डाइन कोशी उसकी कोठरी में घुस रही है और मुआवजे के जो रुपए उसकी महतारी के नाम मिलने वाले थे उसकी गड्डियां भाई ले जा रही है। क्या वो बहने देगा इन रुपयों को? अरे कितनी तो मुश्किल से कमिश्नर से बचाव होकर के कलेक्टर और कौन है चेयरमैन, उनसे उन तक पहुंचने का रास्ता मिला है। अब क्या करें? जेठू एक झटके के साथ उठा और चीखने लगा, डाइन! अरे बाबा डाइन! डाइन आ गई है! अरे बचाओ रे डाइन! डाइन आ गई है!